तो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी पहली वीडियो है। इसका मैंने टाइटल रखा है ट्रिक्स। इसमें मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो भी एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से। ये कोई जजमेंट की स्टोरी नहीं है, ये कोई केस नहीं है। इस स्टोरी को सिर्फ एक ट्रिक बनाने के लिए मैंने काल्पनिक रूप से बुना है। और यदि आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तब अवश्य ही आपको पसंद भी आएगी। सभी चैप्टर्स के नाम आप याद भी रख पाएंगे। और कोशिश करूँगा कि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार की जो ट्रिक हैं वो समय समय पर मैं सिखाता रहूँ, बताता रहूँ, जिससे आपको लॉ के जो एक्ट हैं, जो आर्टिकल हैं, जो सेक्शन हैं, जो प्रोविज़न हैं, वो याद रखने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, अभी मैं इसे स्टार्ट करता हूँ एक कहानी के माध्यम से। कहानी क्या है कि मान लीजिए आपको कोई छोटा बच्चा है, वो मिल जाता है। किसी का बच्चा गुम हो गया और आपको वो बच्चा मिल जाता है। अब आप क्या करते हैं, आपको एक अनजान बच्चा मिला है, तो आप चाहते हैं कि वो बच्चा जो है उसके माता-पिता तक, उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया जाए। हमारा पहला प्रयास यही होता है कि जो भी अनजान बच्चा है जो गुम हो गया है वो उसके पेरेंट्स तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है, जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है फैक्ट। अब फैक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि एनीथिंग, जो सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है एनीथिंग। मतलब कोई भी चीज़ फैक्ट होती है, जिसे हम आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जिसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी चीज़ें फैक्ट होती हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो बेबी है वो एक फैक्ट है। तो पहली जो चीज़ है वो आप समझ चुके होंगे कि फैक्ट क्या होता है। दोस्तों, फैक्ट के अंदर एनीथिंग होता है, कोई भी चीज़ फैक्ट के अंदर काउंट होती है। अब दूसरी जो मेन जो विषय है वो ये है कि आप उस बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उस बच्चे को पेरेंट्स तक पहुँचाने के लिए आप उससे क्या करते हैं, आप उसका एड्रेस पूछते हैं। आप पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो? आपके पेरेंट्स का क्या नाम है? आपके भाई-बहनों का क्या नाम है? आपके दादा-दादी का क्या नाम है? तो इस तरह की जो उस बच्चे से जुड़ी जो जानकारी है, आप वो उससे पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, ये इस जानकारी को हम बोल सकते हैं रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट यानी किसी भी फैक्ट से जो महत्वपूर्ण जो दूसरे तथ्य जो जुड़े होते हैं उन्हें ही बोलते हैं रेलेवेंट फैक्ट। अब सपोज कीजिए कि बच्चे ने आपको एड्रेस जो है वो बता दिया और बाकी कोई भी जानकारी उसे याद नहीं है, या फिर वो घबराहट के कारण आपको नहीं बता पा रहा है। अब आपने जो उसका एड्रेस जो उसने बताया है, आप उस एड्रेस को गूगल पर सर्च करते हैं और देखते हैं कि हाँ, वास्तव में इस नाम की कोई जगह है। इसलिए अगर आप उसको गूगल पर ढूँढ लेते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी लेते हैं और आपको पता चलता है कि वो जो एड्रेस बच्चे ने बताया है वो सही है, तो जो चीज़ सही है उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट टू बी प्रूव्ड। यानी ये जो फैक्ट है, एड्रेस का जो फैक्ट है, जो रेलेवेंट फैक्ट है, जो एड्रेस है,
वो प्रूफ हो चुका है। इसलिए आपको ये जो फैक्ट है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उस बच्चे को लेकर उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर क्या होता है कि जब आप वहां पहुंचते हैं तब 2 फैमिलीज़ आपसे कहती हैं कि जो बच्चा है वो उनका है। अब आप असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। क्या हुआ? ज 2 फैमिलीज़ 2 फैमिलीज़ जैसे किसी भी केस में होता है 2 पार्टीज़ होती हैं, इसी तरह यहाँ पर मैंने 2 फैमिलीज़ को लिया है, जो उस बच्चे को अपना बता रहे हैं। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको मौखिक तौर पर कहा कि ये बच्चा हमारा है, यानी उन्होंने आपको ओरल एविडेंस दिया। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बच्चा एक है और इसे लेने वाले 2 परिवार हैं। तब आप ऐसी स्थिति में ये जो बच्चा है, ये आप किसे दें? अब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप यही कहेंगे कि आप साबित कीजिए कि ये बच्चा आपका है। तब उनमें से जो एक फैमिली है वो आपसे कहती है कि भाई मेरे पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है। अब जो परिवार है वो आपके सामने बर्थ सर्टिफिकेट रख देता है। अब आप ऐसी स्थिति में क्या डिसीजन लेंगे? आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आप एक कॉमन मैन हैं? तब इतनी समझ आप रखते हैं कि आप यही अनुमान लगाएंगे कि जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चा उसका है। इसे हम कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बच्चा उस पेरेंट को सौंपना चाहते हैं जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तभी जो दूसरी पार्टी है वो आपसे कहती है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो फेक है। ये झूठ बोल रहा है। ये बच्चा इसका नहीं है। इसने नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि आप इस जो तथ्य आपने कहा है कि जो जन्म प्रमाण पत्र है वो झूठा है, आप इस बात को साबित कीजिए। अब जो इंसान, जो परिवार इस तथ्य को साबित करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ। अब आप समझ चुके होंगे कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो किस पर आता है। जो इंसान दूसरी पार्टी के तथ्य को गलत साबित करना चाहता है, उसी इंसान के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब चूंकि आप इंडियन लॉ के स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं या अटॉर्नी हैं, आप या जज हैं, जो कुछ भी हैं, आप जिस भी रूप में आप इंडियन लॉ से जुड़े हैं, तब आप जानते होंगे कि जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ ये कहता है कि आप अपने कथन से पलट नहीं सकते। एक बार आपने जो स्टेटमेंट दे दी, अब आपको उसी स्टेटमेंट पर कायम रहना होगा। तो ये जो कंडीशन है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एस्टॉपल, यानी आप एक बार अपने कहे हुए कथन से नहीं मुकर सकते। लॉ ऑफ एस्टॉपल। यहाँ पर क्योंकि दोनों पार्टियां, एक पार्टी जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट आपके सामने रख चुकी है और दूसरी पार्टी उस बर्थ सर्टिफिकेट को गलत बता रही है, उसे नकली बता रही है, उसे फ्रॉड बता रही है।
तो यहाँ पर दोनों पार्टी पर जो है वो लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाता है, यानी अब वो पार्टीज अपनी स्टेटमेंट से नहीं मुकर सकती। और जिस भी फैमिली ने, जिस पार्टी ने, मान लीजिए कि जो बी पार्टी है, बी पार्टी ने आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिया है और ए पार्टी जो है उसने बर्थ सर्टिफिकेट को जाली बताया है, उसे नकली बताया है। तो इस तरीके से दोनों पार्टी की अपनी अपनी स्टेटमेंट आ चुकी हैं और दोनों के ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल लग जाता है। लेकिन अब इस बात को साबित करने के लिए उसे चाहिए विटनेस। तब जो भी उनके पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों को एज ए विटनेस बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये बच्चा किसका है। अब मान लीजिए कि जो उनके पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो बी पार्टी का है जिसने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। अब काफी हद तक आपको और भी विश्वास हो गया है कि जो बच्चा है वो बी फैमिली का है जिसने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन जो ए पार्टी है, जो ए फैमिली है, वो अभी भी इस बात से इनकार कर रही है कि बच्चा बी फैमिली का है। अब आप कहते हैं कि ठीक है, आप कोई ऐसा प्रूफ दीजिए या कोई ऐसा विटनेस दीजिए जो इस बात को साबित कर सके कि ये जो बच्चा है वो आपका है, और साथ ही साथ आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट को जाली सिद्ध कीजिए। उस स्थिति में जो ए पार्टी है वो क्या करती है, वो आपको उस डॉक्टर के पास लेकर जाती है जिस डॉक्टर ने उस बच्चे की डिलीवरी करवाई है, जिस डॉक्टर के पास उस बच्चे का जन्म हुआ है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर आपको अपना जो रिकॉर्ड है वो भी आपके सामने रख देता है और वो कहता है कि जो बच्चा है वो ए फैमिली का है। अब दोस्तों, मानने के लिए जो डॉक्टर का जो रिकॉर्ड है, जो एविडेंस है, वो भी उतना ही स्ट्रोंग हो जाता है जितना कि बर्थ सर्टिफिकेट है। अब ऐसी स्थिति में जो ए फैमिली है वो क्या करती है, वो कहती है कि आप एक काम कीजिए, आप डॉक्टर को भी नहीं मान रहे, आप बर्थ सर्टिफिकेट को भी नहीं मान रहे, यदि आप किसी भी ऐसे तथ्य को आप अगर नहीं मान रहे हैं, तब आप ऐसा कीजिए कि जो बच्चा है, बच्चे का आप डीएनए टेस्ट कराइए। क्योंकि कोई भी जो इंसान है वो झूठा हो सकता है, जो दस्तावेज हैं, पर्सन झूठा हो सकता है, जो डॉक्यूमेंट है वो जाली हो सकते हैं, लेकिन जो डीएनए रिपोर्ट है, डीएनए रिपोर्ट फ्रॉड नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी बच्चे में उसके माता-पिता का ही डीएनए होता है। तो दोस्तों, यदि जब आपके सामने डीएनए रिपोर्ट होगी, क्या उस स्थिति में बर्थ सर्टिफिकेट सही है या गलत, उसे प्रूव करने के लिए आपको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी? नहीं। तो इस प्रकार जो है आप एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि जब डीएनए ए पार्टी से मैच होता है तो बच्चा ए पार्टी का है। दोस्तों, आप कहानी सुन चुके हैं और अब हम जो एविडेंस एक्ट के जो चैप्टर हैं उनको सीरियल वाइज देखते हैं कि इस कहानी में जो सभी चैप्टर हैं वो कैसे इंक्लूड हुए हैं, और जो ऑर्डर है वो भी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और मुझे विश्वास है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसलिए आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार आसान भाषा में लॉ पढ़ने को मिले
और वो हमेशा के लिए आपको याद रहे। तो दोस्तों, किसी भी जो लॉ की जो बुक होती है, चाहे वो एक्ट हो या कोड हो, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है प्रिलिमिनरी, जिसमें उस एक्ट या कोड का जो इंट्रोडक्शन है वो होता है, उसकी शॉर्ट टर्म टाइटल वगैरह जो वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं उनकी जानकारी होती है। इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर का कोई ट्रिक इसमें मैंने इस कहानी में कहीं भी उसको नहीं जोड़ा है। आपको वैसे बताने की कोशिश की है कि जो एविडेंस एक्ट है उसमें जो बेबी है, इस स्टोरी में जो बेबी है वो एक फैक्ट है, जो उसके पेरेंट्स हैं वो फैक्ट इन इश्यू हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मुख्य जो तथ्य है वो हमें उसके पेरेंट्स के बारे में पता करना है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो फैक्ट इन इश्यू हैं। जो आपने उससे बच्चे से जो एड्रेस के बारे में पूछताछ की, जो उसके फैमिली मेंबर के बारे में पूछताछ की, वो सभी यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट हैं। तो कुछ जो टर्म हैं जैसे फैक्ट है, फैक्ट इन इश्यू है, रेलिवेंट फैक्ट है, इस प्रकार की कुछ जो टर्म हैं वो आप आज की इस वीडियो में जान चुके हैं। बाकी जो टर्म्स हैं या बाकी जो सेक्शन हैं वो हम आगे की वीडियो में धीरे धीरे करके पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी है। उसके बाद जो सेकंड जो चैप्टर आता है एविडेंस एक्ट में वो आता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर है वो आपका बनता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आप देखते हैं कि बच्चा आपको अपना जो एड्रेस है वो बता देता है, और जो एड्रेस है वो सही है, इसलिए उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो थर्ड जो चैप्टर है वो आपको बताता है फैक्ट्स नॉट टू बी प्रूव्ड, फैक्ट नॉट टू बी प्रूव्ड के बारे में। तो ये इस प्रकार आपका थर्ड चैप्टर है। उसके बाद जब आप बच्चे को उसके स्थान पर लेकर पहुंचते हैं, उसके बताए पते पर लेकर पहुंचते हैं, तब आपको पता चलता है कि वहां पर दो फैमिलीज जो हैं वो बच्चे को अपनाना चाहती हैं, और उस स्थिति में जो दोनों फैमिली हैं वो आपको मौखिक रूप से अपनी अपनी जो तथ्य हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। तो सबसे पहले वहां पर आपको मिलता है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस के बाद आप असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। तब आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रूफ जो है वो मिले जिससे आप पता लगा सकें कि बच्चे के जो असली माता पिता हैं वो कौन हैं। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ जो चैप्टर जो बनता है वो आपका बनता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, तब आप जो मौखिक जो एविडेंस हैं आप उन्हें जुठला सकते हैं, यानी एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके बाद दोस्तों, जब दोनों ही पार्टीज की जो दलीलें हैं, जो उनकी स्टेटमेंट हैं वो आ जाती हैं, उसके बाद उनके ऊपर जब आप एक्सक्लूजन ऑफ ओरल करते हैं, उसके बाद जो पार्टी है वो आपको मना कर देती है कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो गलत बताए गए हैं, तब उस पार्टी पर, जो पार्टी डॉक्यूमेंट को गलत बता रही है, उस पार्टी पर आ जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो आपका जो सेवंथ जो चैप्टर है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ के बाद क्या होता है कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, अब जो भी पार्टी हैं वो अपनी स्टेटमेंट दे चुकी हैं, और अब वो अपनी स्टेटमेंट को बार बार बदलने के लिए बाध्य हो जाती हैं। वो बार बार अपनी स्टेटमेंट को नहीं बदल सकती। इसलिए अब जो एक्ट आता है, जो चैप्टर आता है नेक्स्ट, वो आता है एट्थ। इस एट्थ चैप्टर जो है वो है लॉ ऑफ एस्टॉपल का, यानी अब पार्टी जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट को नहीं बदल सकती। अब उन्हें अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहना होगा।
तो अब जो भी उन्होंने कथन दिए हैं उसको प्रूव करने के लिए वो क्या करती हैं, वो बुलाती हैं विटनेस को। लेकिन यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उन्हें भी झूठा बता दिया जाता है। उस स्थिति में जो अगला जो विटनेस है उसको प्रस्तुत किया जाता है और जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है वो यहाँ पर होता है। और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जब होता है तो उसमें ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि जो बच्चा है वो किसका है, क्योंकि डॉक्टर की जो रिकॉर्ड है वो सामने होता है, जो डीएनए रिपोर्ट है वो भी सामने होती है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पर जो है जजमेंट आ चुकी है। तो उसके बाद 11th चैप्टर का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर जो एविडेंस एक्ट है वो इसी जजमेंट को फाइनल बनाने के लिए जो 11th जो चैप्टर है उसको हमारे सामने रखती है, और जिसमें होता है रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। रिजेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब ये है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट पार्टी ने प्रोड्यूस किया था वो रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए जो रिजेक्ट हुआ एविडेंस है उसके आधार पर आप नेक्स्ट जो अपील है वो आप नहीं कर सकते। यही है आपका 11th चैप्टर, और इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, वो है 167। तो दोस्तों आपको आज की ये जो वीडियो है, जो जानकारी है, वो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तब आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।